नमस्कार प्यारे बच्चों, आते जाइए, वेरी गुड, कम ऑन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी संवाद चल रहा है। वेट अ मिनट, ओके 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 ओके, यस, वी आर 100% लाइव। बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर अनुराग और हमारे साथ उपस्थित रिटायर्ड आईएएस अमिताभ भट्टाचार्य जी। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी संवाद चल रहा है और इस संवाद में हम लोग लगातार विभिन्न प्रकार के टॉपिक को उठा रहे हैं। और ये जो टॉपिक हैं, ये वो टॉपिक हैं जिनसे कहीं न कहीं जो हमारे मेहमान हैं, हमारे रिटायर्ड आईएएस साहब हैं, इन्होंने उन टॉपिक्स पर काम किया है। तो इनका जो अनुभव है काम करने के दौरान, इनको जो प्राप्त अनुभव है, उसको हमारे साथ साझा करते हैं। निसंदेह जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, उनको इस अनुभव से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और लगातार हम लोग ये आपसे अपील करते हैं कि आप बेहद गंभीरता से पेन पेपर लेके इस सेगमेंट को बाकायदा नोट किया करें, जिससे आपके उत्तर लेखन में ज़्यादा ग्रेविटी आए। और साथ ही जो लिसनर्स हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक उतने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के जो सोसाइटी में पॉलिटिकली, रिलीजियसली कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जो उनसे रिलेट होता है, उनके बारे में उनके पास एक मौलिक जानकारी जो है वो उनके पास होनी चाहिए। तो विभिन्न आयामों को लिए ये यूपीएससी संवाद आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता रहेगा। तो अनअकैडमी पर जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, ये आपको इतनी वैरायटी में एजुकेशन दे रहा है कि जिसका कोई मैं तो नहीं किसी शब्द में इसकी व्याख्या कर सकता। और ये बहुत बेहतरीन आपके लिए कह सकते हैं मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए, आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के यूपीएससी संवाद को शाम के अ, अमिताभ भट्टाचार्य साहब के साथ आइए शुरू करते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका यूट्यूब अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर। और जैसा कि हम लोग यूपीएससी संवाद चला रहे हैं अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म पर, तो इस संवाद से बच्चे निसंदेह बहुत लाभ ले रहे हैं सर। और आपकी जो बताई गई बातें हैं, जो आपके तरीका है बताने का, समझाने का, तो निसंदेह बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यूपीएससी संवाद में चूँकि हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं, तो आज का जो टॉपिक है लेबर कोड। तो निसंदेह लेबर कोड जो है, ये एक नया शब्द लगता है देखने में, क्योंकि हम लोगों ने लेबर लॉ के बारे में सुना है और लेबर से जुड़े हुए विभिन्न डिस्प्यूट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन लेबर कोड जो है, ये क्या ये नया शब्द है या ये पुराने समय से चला आ रहा है? तो सबसे पहले यदि आप आज के टॉपिक को थोड़ा-सा ब्रीफ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर। अ, नमस्कार डॉक्टर अनुराग जी। मैं फिर एक बार आपको स्वागत करता हूँ। आपसे अरे सर! आपके आपके आभारी हूँ। सर। मैं एक और मौका मुझे मिला है आपके जरिए, आपके द्वारा एक हमारे प्यारे बच्चों के साथ बात करने का, उनके उनके साथ कुछ रूबरू करने का। इससे मैं खूब खूब तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हूँ। सर। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म को शुक्रगुजार हूँ। ये मुझे एक बार फिर मुझे मौका मिला है। जी, अब रही बात आज के जो टॉपिक है, लेबर कोड। जी, तो आपने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लेबर लॉस के बारे में तो हमने सुना है। जी। लेबर लॉस, डिफरेंट टाइप्स के लेबर लॉस, विशेष प्रकार की जो भिन्न भिन्न प्रकार की लेबर लॉस देश में है। तो लगभग हमने सभी लोग थोड़ा बहुत रूबरू हमने लेबर लॉस के साथ है। जिनका कारखाना है, जिनके पिताजी या जिनके परिवार में कारखाना चलाते हैं, उनका तो मालूम है ही। जिनके परिवार में जिनके कोई कारखाना, फैक्ट्री वगैरह चलाने का कोई सौभाग्य नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो भी दे आल्सो नो अ लिटिल बिट अबाउट वेरियस लेबर लॉस। बट बिल्कुल। ये जो लेबर कोड ये शब्द है, ये एक्चुअली मुझे भी ऐसे लग रहा है कि बहुत लोग ये एस्पायरेंट्स में तो नहीं होंगे और इवन जनरल पब्लिक में भी काफी कम ही होंगे ये शब्द की इनके परिचय होगा।
तो सिंपल शब्द में इसको मैं व्याख्या पहले शुरू करूंगा, उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब जैसे प्रश्न करेंगे उसमें धीरे धीरे पता और भी खोलेगा ये सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं फिर एक बार प्यारे बच्चों को एक बार अपील करना चाहता हूँ, ये जो लेबर लॉज व लेबर कोड जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड है, इसके कोई भी पहलू कोई भी आयाम इसके ऊपर आ सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए अब जो जो हमने आज अभी जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो ऑलरेडी लिसनिंग कर रहे हैं, माई फॉरवेंट अपील टू देम, प्लीज take your diary and your pen and pencil out and note down these important points. अगर आपके थोड़ी सी समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर साहब से पूछे चैट बॉक्स से दोबारा, तो डॉक्टर साहब मेरे थ्रू इसकी क्लैरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन दिए, थोड़ा अटेंशन के द्वारा, यानी कि प्लीज गिव अटेंशन टू दिस बिकॉज़ इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस any exam, even in the recent exam also you will be expecting questions on these topics. लेबर कोड लेबर शब्द आपको मालूम है, लेबर रिलेटेड श्रम, लेबर रिलेटेड श्रम कोड यानी कि कोशिका एक उसकी जो एक 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 कंपाइलेशन कोड, मैं इसको कहूंगा कंपाइलेशन। जी, जी, संहिता बोलते प्रश्न हैं। ये है जो संहिता, कोड को हिंदी में शायद संहिता कहते हैं, बिल्कुल, श्रम संहिता इसको बिल्कुल। अगर आपने हिंदी में कहे तो अब प्रश्न आता है संहिता जो है इस नॉर्मली ये कुछ कंपाइलेशन होती है, इसको कुछ कंपाइल करके संहिता बनाई जाती है, यानी कोड बनाया जाता है। प्रश्न ये आता है कि ये कौन सा जो लॉज व कौन सी कानून के कंपाइल करके ये कोड्स बनाया जी, गया है। जी। सबसे पहले मैं ये कहूंगा ये कोड जो है ये बड़े रिसेंट है, तो 2019 में पहला फर्स्ट कोड की इनेक्टमेंट हुआ है, अच्छा। एसेंशियल एसेट मिला है, हुँ, और 2020 में बाकी 4 कोड है टोटल। अब ये जरा नोट करके रखें, देयर आर 4 लेबर कोड्स व्हिच हैव बीन enacted or बिल्कुल। got presidential assent in the year 2019 and 2020, बहुत ही रिसेंट है, जी, इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत रिसेंट है, इसलिए ये इसका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो नॉर्मली यूपीएससी विल डेफिनेटली आस्क रिसेंट हैपनिंग्स, नॉर्मली पुराने भी पूछते हैं, पर रिसेंट हैपनिंग्स के ऊपर ये ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है। वेरी एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू इसकी जो कोर्स की जो स्थापना हुई, रचना हुई, ये अभी ब्रांड। अब प्रश्न ये है कि ये जो मैंने अभी 4 शब्द को इस्तेमाल किया, 4 लेबर कोड्स, ये कौन सा लेबर कोड है, ये प्रश्न स्वाभाविक है, ये एक्सपेक्टेड नेचुरल क्वेश्चन। व्हाट आर दोस 4 लेबर कोड्स? फर्स्ट लेबर कोड इज लेबर कोड ऑन वेजेस। फर्स्ट लेबर कोड इज लेबर कोड ऑन वेजेस, मैं इसका व्याख्या करूंगा, आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इट मींस। द सेकंड लेबर कोड इज द लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। द कोड नंबर 2 is a labor code on social security. The labor code on wages जो है ये 2019 में पारित किया था, ये प्लीज आप नोट करके रखिएगा, ये क्वेश्चन समझ एक एमसीक्यू में कोई मल्टीपल चॉइस में कोई पूछ ले, व्हेन इट वाज पारित कब हुआ, समथिंग दैट 2019। बिल्कुल। लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वाज promulgated or enacted in 2020, ये हो गया सेकंड। थर्ड लेबर कोड है लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ना, ये थोड़ी सी बड़ी शब्द है, ये जो लाइन थोड़ी सी बड़ी है, इसमें थोड़ा सा जो मीनिंग समझ लीजिए। लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब ऑक्यूपेशनल नहीं कहते, मैं फिर दोबारा ऑक्यूपेशनल एक बार वर्ड यूज किया इसलिए दोबारा नहीं कहते, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस। मोटा मोटी हम ये कह सकते हैं जो फैक्ट्री में व कारखाने में व कोई वर्किंग कंडीशंस में जो मजदूर लोग श्रमिक लोग काम करते हैं उसमें कुछ टाइप की सेफ्टी एंगल आ जाती है, और उनकी कुछ हेल्थ रिलेटेड मेडिकल कंडीशंस रिलेटेड इशू आ जाती है, जैसे जैसे मान लीजिए केमिकल फैक्ट्रीज में केमिकल फ्यूम्स होती है, केमिकल कुछ लिक्विड उसके शरीर के ऊपर पड़े तो उसमें बर्न हो सकता है, और कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, तो ये एक सेफ्टी एंगल आ जाती है। कोई हाई राइज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसमें से कोई अगर किसी का ब्लड प्रेशर की दर्दी है तो ऊपर जाए थोड़ा
सर में टकरा सकता है ऊपर से, वो जो होता है ना, जो उसमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो मजदूर लोग ऊपर चढ़ते हैं, वो हाँ, जो लिफ्ट एक टाइप की होती है। बैम्बू पोल, ये जो स्कैफोल्डिंग जिसको कहते हैं, स्कैफोल्डिंग से गिर भी सकते हैं। सो दीज आर द सेफ्टी आइटम्स। स्कैफोल्डिंग में कोई प्रॉपर हार्नेस नहीं हो तो अब वो आपसे गिर भी सकते हैं, और 10th फ्लोर से गिरे तो उसके मौत ऑलमोस्ट सर्टेन। So this is occupational safety. Health is, I said, chemical fumes, different type of chemical reaction, and conditions of working. Now, conditions working मतलब ये है, मान लीजिए आपने देखा होगा काफी जगह, जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में देखा होगा, जो प्रेग्नेंट वीमेन और दी women workforce working, बट उन लोग को बच्चे, छोटे बच्चे हैं, रोमिंग अराउंड एवरीवेयर, उन लोग को ना तो रहने का कुछ रेस्ट का फैसिलिटी है, उन लोग का कुछ रेस्ट का फैसिलिटी है, पानी की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह, ये वर्किंग कंडीशंस के ऊपर ये प्रकाश डालता है। ये एक्चुअली working condition should be humane working condition. As a बिल्कुल। human being, वो we should have ये है on this various laws है, working conditions code है, ये 2020 को पारित किया था। एंड लास्ट जो जो लेबर कोड पारित किया था, इट वाज आल्सो इन 2020, ये है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर कोड। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब इंडस्ट्री में जो मैनेजमेंट वर्सेस लेबर, अच्छा। श्रमिक वर्सेस तो मैनेजमेंट का जो रिलेशनशिप होती है, इसका बहुत पहलू होता है, बहुत आयाम होती है। तो इसके ऊपर कोड है, डिफरेंट लॉज है, इसको कंपाइल करके एक कोड बनाया हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। ये 4 कोड है। तो एक उसमें से वेज वाला कोड है, 2019 को पारित किया था। बाकी जो 3 है ये 2020 को पारित किया, लेकिन पारित किया था मैंने प्रेसिडेंशियल एसेट मिला था। हाउएवर सोशल जो कोड एंड सोशल सिक्योरिटी है, ये अभी सरकार का कुछ एक होता है, दे आफ्टर यू प्रेसिडेंशियल एसेट यू हैव टू इशू a notification saying it will be applicable for certain date of initiation or date of enactment जिसको कहते हैं, जिस लागू होगा वो डेट है, वो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। So that is why still that code is still not being implemented, but it has got approval of the parliament. So it is a code, it is a valid code. So all 4 codes, labor codes, are in place. अच्छा सर, बिल्कुल सही है कि कोड जो होता है, संहिता जो होती है, वो विभिन्न चीज़ों को एक साथ जोड़कर एक जगह इकट्ठा करके जब रख दिया जाता है, तो वो एक लेबर कोड बन जाता है। सर, एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, एकदम से मेरे मन में आ गया कि अंग्रेज़ों के टाइम पे अ, जब लेबर होती थी, जब लोग मज़दूर काम करते थे, तो बड़ा इश्यू क्रिएट होता था। 1881 में, 1891 में जो लेबर लॉज़ पास किए अंग्रेज़ों ने, तो उनमें काम करने के घंटे निर्धारित किए गए। उनमें महिलाओं के काम करने के घंटे निर्धारित किए गए, बच्चों के काम करने के घंटे निर्धारित किए गए। काफ़ी उसमें इश्यू क्रिएट होता था, 15-15, 18-18 घंटे काम लिया जाता था। फिर लॉज़ आए तो उनमें फिर अंग्रेज़ों ने थोड़ा-थोड़ा जो वर्किंग आवर्स है उसको घटाया। तो आज के डेमोक्रेटिक लेबर लॉज़ और जो हमारे कोलोनाइज़ जो हमारा टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पीरियड में लेबर लॉज़ में निसंदेह बहुत अंतर रहा होगा। तो जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो क्या हैं? आज लेबर्स के पास क्या पावर हैं, जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़? जैसे मान लीजिए कि काम करने के घंटों को लेकर अगर कुछ आप कहना चाहें कि उनको ये सुविधाएँ हैं काम करने के घंटे को लेकर, या उनके जीवन के रक्षा से संबंधित या उनके इंश्योरेंस से संबंधित इस प्रकार के क्या कोई प्रोविज़न रहते हैं? तो बड़े वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये जो अभी का जो स्थिति है और जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस का जो स्थिति थी लेबर की, दोनों में आसमान जमीन। हाँ, हाँ। there's a whole lot of difference between labor situation now and labor situation before independence. हुँ। अब सबसे पहले जो चेंज है, मूलभूत चेंज है बिटवीन द कंडीशन ऑफ लेबर नाउ इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पहले जो थे इन कॉलोनियल ब्रिटिश टाइम में,
ये labor had no chance, labor had no occasion, labor had no right to negotiate with the management to better their working. There's no chance and no opportunity for, although there were some provisions जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट थे, जिसमें प्रोविजन प्रावधान तो था ये इनको they can appeal to the management that conditions are not good, but then that was not effective because then see most of the जो management थे the independence में even 1900s and 2000 early 2000s most of the management they were British and and of course slowly they became the management they started handing over to the Indians like the Parsis, the Marwadis, they slowly started coming in. Even then the cities like Calcutta, cities like Bombay, that the main hubs, the industrial centers of India in the colonial days, they were in the solid hands of the British imperialists and British industry. So, so that is why the labor had no effective, in fact, I will say use the word effective control over their working conditions, their wages, the social security, working conditions, nothing. They could appeal to that used to be labor inspectors also, whose job was to inspect the factories, inspect the factories from the point of view of safety, security, then social security aspect, their conditions of service, but they are mostly in breach, and they are mostly the followed in breach. यानी कि इसकी कोई बहुत effectiveness, कोई effective कोई implementation नहीं. तो अब after independence, all these things have been taken care of in the various acts which have been now compiled into 4 basic labor codes. Now, अब ये कुछ प्रश्न पूछ सकते, लेबर लॉस तो है हमारे पास, ये बीच में उसको अमेंडमेंट भी होता जाता है, और क्यों ये चारों 4 टाइप्स ऑफ लेबर लॉस को कंपाइल करके अब 4 कोड्स लेबर कोड्स अपने रचना किया अभी 1930 में, इसकी आवश्यकता क्या थी? ये प्रश्न बड़े स्वाभाविक है. एक पेपर एक्सरसाइज है, is it only a paper exercise, bureaucratic exercise, or there was any गहन कोई इसके पीछे सरकार का एक वेलफेयर मेंटल काम कर रहा है? Obviously any simplification any law is basically welfare activity. Government wants to do better for the society. ये welfare mentality welfare activity of the government कहते हैं. ये actually ये इसका एक जवाब ही कह सकता हूँ. They are all with a view to improve the conditions of the labor class. And government is in fact more and more welfare minded, pro labor minded, and at the same time they don't want to oppress the management also. Because after all, industrial growth, the security of industrial growth is absolutely essential for the growth of the country. The GDP growth or financial growth country के लिए is absolutely essential. So government का role हमेशा balancing होती है that at the same time you get after the interest of the industries, owners, management, but at the same time it cannot be at the cost of the condition of the labor class. So that is why these 4 codes were primarily ये रचना इसलिए किया गया because there are so many different types of labor laws under various categories. तो उसको अभी एक कंपाइल करके easy to read, easy to understand way में हमने इसको मॉडिफाई किया. Not only they have been compiled, they have been also taken they got a loop over. ये फिर उनसे वो सारे laws के अंदर सरकार ने जो committees है, so committees have gone through that, and in many cases they have been revised, simplified, and in many cases they have been given more meaning. पहले ये थोड़ा सा हेजी वगैरह मीनिंग था, उसकी बड़ी क्लैरिफाई किया. तो इसलिए अभी जो कोड अभी जैसे 4 कोड है, तो वेजेस के ऊपर है,
एक है सोशल सिक्योरिटी हाँ, लॉस के हाँ, ऊपर है, हाँ, हाँ, एक है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर है, वर्किंग कंडीशन, फोर्थ है इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये 4 विषय है लेबर की। बिल्कुल। इसके ऊपर even a non-labor expert, if one goes to these courts, will be able to appreciate those laws much better. हुँ, हुँ, Other than when it was earlier. When I was in dealing with the labor laws way back in 1990s, 90s में 5 साल ये काम किया labor laws अच्छा। interpretation. It was very difficult. It was so disparate and so scattered all over. It was very difficult to really even get a copy of the act. Some of the acts are so old, so you have to really hunt for them. Library में घूमते रहो। उस टाइम में तो ये इंटरनेट तो था नहीं था उस था, इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो ये कौन सी लाइब्रेरी में कहाँ आउट ऑफ प्रिंट है वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत सारे दिक्कतें थी। बट दोज थिंग्स आर नाउ ओवर। No, it's a very easy to read. People, even labor can also read and understand उनके अपनी responsibilities क्या है, at the same time उनकी facilities क्या है, उनके rights क्या है, at the same time उनके duties क्या है। बिल्कुल, So बिल्कुल। this is a very good for the benefit of both the classes, labor class as well as the management. बिल्कुल सर। और अगर आपने जैसे शुरुआत में ही एक माइंडसेट कर दिया है हम लोगों का, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो मैंने पूछा, तो वो क्वेश्चन बहुत डिफरेंट नहीं था, जो आपने ये जो 4 पॉइंट बताए हैं। इनमें हम लेबर के वेजेस के बारे में वैल्यूज़ उसकी देख सकते हैं, क्या-क्या वैल्यू है वेजेस के बारे में, उसकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में क्या-क्या नॉर्म्स हैं। तो और दूसरी बात सबसे बड़ी सर कि अगर हम प्रेज़ेंट डे की बात करें और आज तो बढ़िया हम लोग के लिए एग्ज़ाम्पल भी है गणतंत्र दिवस का। तो 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान को आत्मार्पित किया, अंगीकृत किया, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी लेबर्स को प्राप्त हैं। तो उन फंडामेंटल राइट्स का भी वो यूज़ करते हैं। अगर उनके किसी राइट्स को उनके डिमोलिश किया जा रहा है या उनको जैसे जो डीपीएसपी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। तो इस प्रकार के संविधान में भी उनको संरक्षण मिला हुआ है लेबर्स को, लेबर हो चाहे ऑल ओवर इंडिया के नागरिक हों। तो सर अगर हम लोग ये जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट में एक-एक करके अगर इसका हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं, शब्दों का, तो शायद हम लोग की समझ में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा लेबर कोड आ जाएगा। तो अगर आप चाहें, तो लेबर कोड ऑन वेजेस जो है, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। और एक मेरा आग्रह आपसे ये रहेगा कि आपने जब भी आप लेबर कमिश्नर रहे हों या इस तरह के पदों पे अगर आप रहे हों, तो वो अनुभव भी सर ज़रूर शेयर करिएगा सर। थैंक यू अनुराग जी। एक थोड़ी सी हम लोग का मेरी तरफ से थोड़ी जी। चूक हो गई। जो गणतंत्र दिवस की शुभकामना बच्चों को सबसे पहले हाँ, शुरुआत में हाँ। आपको देना नहीं, नहीं, चाहिए था, बिल्कुल, वो थोड़ी सी बिल्कुल। चूक हो गई है। तो मैं सबसे पहले तो आज एक टॉपिक इत्तेफाक से इतना अप्रोप्रिएट है गणतंत्र दिवस की शुभकामना के साथ, बिकॉज 1950 में 26 इसी दिन में हमने गणतंत्र की स्थापना करी। इंडिया हैज बीन प्रोक्लेम्ड टू ए सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वो एक घोषणा के साथ हमारे कहीं ना कहीं एक जो लेबर की जो इंटरेस्ट सेव करने बिल्कुल। प्रोटेक्टिंग दिस लेबर इज वेरी वेरी अप्रोप्रिएट टुडे फॉर डिस्कशन दिस पॉइंट, द टॉपिक आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, रही बात अभी एक एक करके हमने इसके पहले थोड़ा सा आपको कह देते हैं लेबर कोड की जो रचना के बारे में देश में बहुत सालों से चर्चा विचार चल रही। इनफैक्ट देयर वाज ए नेशनल कमीशन फॉर लेबर वाज had submitted their नेशनल कमीशन फॉर लेबर। ये सारे जो लेबर लॉ एक्टिविस्ट होते हैं भाई, इनका जो अध्ययन करते हैं, इनके जो बड़े बड़े निष्णात होते हैं, ये इनको एक कमीशन लेबर मिनिस्टर ने बनाया, लेबर मिनिस्टर ने बनाया था। तो उन्होंने भी इसके बारे में सुझाव दिया था, ऐसे मल्टीप्लिसिटी जब एक्ट लेबर लॉ उसको कंपाइल करके ऐसे कोर्स बनाए जाए। ये फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर लेबर ने दिया था। बट एनीवे उसके कुछ नहीं चला। देन सेकंड लेबर कमीशन वाज आल्सो तो सब many laws become outdated, तो उसका रिवीजन की आवश्यकता है, उसकी इन ट्यून विद मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये तो सेकंड लेबर कमीशन जो थे, इन्होंने सेकंड नेशनल लेबर कमीशन रिकमेंडेड इन जून 2000 अच्छा। 2002 जून में इन्होंने
ये इन्होंने वेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दी दैट दी ऑल लेबर लॉज जो है सब्जेक्ट वाइज अमलगामेट करके इसको एक एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को हमने कोर्ट की स्वरूप में पब्लिश किया जाए। और उन्होंने ये कहा था उनके रिकमेंडेशन में नेशनल लेबर कमीशन 2002 को दैट ये इट विल रिमूव मल्टीप्लिसिटी ऑफ डेफिनेशन। एक डेफिनेशन लेबर का डेफिनेशन और वर्कर का डेफिनेशन डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट है, तो आप जो एक के आप इंटरप्रेट करके उसकी डिसीजन लेंगे तो दूसरे एक्ट उसके परिपंथी हो जाएगा। तो इट वाज क्रिएटेड लॉट ऑफ कंफ्यूजन अर्लियर। तो नाउ कोड आने के बाद एक टॉपिक का एक डेफिनेशन ऑल कोड्स में बट एवरीवेयर द सेम डेफिनेशन, सो इट रिमूव्ड अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन इन दिस रिगार्ड। The multiplicity of definition and authorities and implementation strategy जो है ये एक लेबर में एक कोड में ये एक लॉ में ये है, वेज लॉ में ये है, सोशल सिक्योरिटी लॉ में दो है, तो ये सब चीजें जो थोड़ी सी गजपच हुआ करता था, तो ऑल दीज कोड्स हैव रिमूव्ड देम, सिंप्लीफाइड देम एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऐसे तौर पे जैसे मैंने कहा। ओके, तो आप शुरू करते वेज जो कोड ऑन वेज। नाउ कोड ऑन वेज जो है 2019 को इनका प्रेसिडेंशियल असेंट मिला, तो ये ओरिजिनली इनके इसके अंदर जो है ये दो जो इसमें चार लेबर लॉज थे, वो बस पुराने लेबर लॉज, ये देवर ऑल एक उसमें एक लॉ था प्री कॉलोनियल प्री इंडिपेंडेंस, बाकी तीन जो लॉ थे पोस्ट इंडिपेंडेंस और वेरी ओल्ड। एक था द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 को पारित हुआ था। उसका मतलब ये है सेम काम के लिए सेम रेम्यूनरेशन सबको मिले। ऐसे नहीं है कि मैं एक काम कर रहा हूँ तो मुझे 100 रुपया पर डे मिलेगा, तो आप डॉक्टर अनुराग जी कर रहे हैं तो सेम काम के लिए आपको 75। या मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेल फीमेल थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन थी, अच्छा पर थी। दो मेल के अंदर, अच्छा, दो मेल के अंदर, ओके ओके। पर मेल के अंदर मान लीजिए दैट एवरीबॉडी शुड गेट द सेम सेम नेचर ऑफ जॉब, मेल फीमेल में थी। देन सेकंड थे मिनिमम वेजेस एक्ट, ये 1948 का था। मिनिमम वेजेस यानी कि आपने किससे नीचे कोई फ्लोर वेज, जिसको आजकल इसको फ्लोर वेज सीलिंग कहते हैं, फ्लोर वेज कहते हैं, इससे नीचे आप नहीं दे सकते, ज्यादा दे सकते यस, पर इससे नीचे नहीं। दिहाड़ी जो ऐसा डेली वेज जो है, अच्छा मान लीजिए दिल्ली में पारिश है जो मान लीजिए 100 रुपया, ये मालूम नहीं कितना है, इससे 100 रुपया से नीचे आप 95 नहीं दे सकते। अगर दे ले भी ले, कोई कंप्लेंट कर देती उनकी हेड रिस्पांसिबिलिटी भी प्रेसिडेंट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट राइट। देन नेक्स्ट था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये बहुत पुरानी है, 1936 का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट मतलब आपका जो पेमेंट वेजेस टाइम पे देना पड़ेगा, मंथली अगर डेली है तो डेली देना पड़ेगा, डेली नेचर ऑफ जॉब डेली है तो डेली देना पड़ेगा बिफोर यू सेंड दिस मैन अवे, और सपोज इट इज ए वीकली है तो वीक खत्म होने का पहले देना पड़ेगा, फोर्टनाइट है तो फोर्टनाइट खत्म होने के पहले, मंथली है तो देन मंथ खत्म होने के बाद नेक्स्ट 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ के पहले देना। जैसे मान लीजिए जनवरी का पेमेंट है तो आपको 7 फरवरी के पहले देना। अच्छा अच्छा, दिस इज द रिसेंट अमेंडमेंट। पहले भी था ये बाद खत्म होने के बाद आपको देना पड़ेगा, बट वो कौन सी डेट पे देना पड़ेगा दैट हैज नाउ क्लैरिफाइड इन दिस न्यू कोड। पर पहले ये नहीं था, नेक्स्ट मंथ आपके कभी को दैट वाज इट। तो आप वो 1 तारीख को नहीं, 1 फरवरी को भी दे सकते हैं, 30 फरवरी 28 फरवरी को भी दे सकते हैं। सो दो यूज्ड टू बी lot of confusion. Those are the amendments now we have been done in the new code. Okay, and then fourth was the payment of bonus act 1965. अच्छा अच्छा, payment of bonus, ये बोनस जैसे आपने सुना होगा बोनस मिलता है रेलवेज में मिलता है, कोल माइंस में मिलता है, एक या 2 महीने की सैलरी दे देते हैं, 1 और 2 महीने की सैलरी देते हैं। पेमेंट ऑफ ये बोनस आल्सो इज अ राइट ऑफ द लेबर, बिल्कुल बिल्कुल, इट इज नॉट ए चैरिटी, इट इज अ राइट। राइट। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट भी थे, तो वो भी इट वाज इन 1936, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस। तो चार जो
wage related legislation है, it's going to have been combined in the code on wages. अच्छा, 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 अच्छा। इसमें और इन्होंने क्या सिर्फ कंपाइल ही नहीं किया, ये डेफिनेशन जो है वेज वेज की जो डेफिनेशन है उसको आपने सिंप्लीफाई किया। ऐसे नहीं है कि वेज का डेफिनेशन पेमेंट वेजेस पे कुछ और, मिनिमम वेजेस में कुछ और, पहले ये पहले ऐसे बच डिफरेंस इसमें वेज का था, ये तो वेज का डेफिनेशन ये, तो ये बड़े कंफ्यूजन सा होता था। तो नाउ terminology has been simplified and made uniform across all these one code on wages. This wage means same definition everywhere. That like that. So इसमें कोई confusion जो है, simplification has been there. So बिल्कुल। likewise, तो same thing code on wages हो गया, 2019 में पारित हुआ। जी। इस टाइप तो all these codes जो है इसके अंदर जो है कंपाइल से उन लोगों ने कंपाइल ही नहीं किया, but they made the laws simplified, definitions uniform, and they made it very in tune with the modern day. जो अभी जो modern day is in accordance with the conditions of इस टाइप की एक्ट की ढाला है, उसको ऐसे करके रिफ्रेम किया है, रिवाइज किया, रिफ्रेम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर फिर वही बात है कि अब जैसे मान लीजिए वेजेस हम लोग ने समझ लिया, तो लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो आपने बताया है दूसरा वाला। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है ये 2020 को पारित किया। हाँ, हाँ। 2020 को मतलब इसके अभी अगर ये अभी जी, की हाँ जी, फैक्टर्स अगर हाँ जी। मालूम चल जाएँ, की हाँ, फैक्टर मैं मालूम उसका चल ये जाएँ। कहता हूँ, हाँ, उसके हाँ। इसका अंदर क्या-क्या है, जी, जी। लेबर कोड ऑन सोशल जी, सिक्योरिटी जी। में क्या-क्या चीजें हैं, जी, जी। क्या-क्या एक्ट्स हैं। जी, जी। तो ये पारित हुआ है, मैं कहता हूँ ये प्रेसिडेंशियल एसेट मिला 28 सितंबर 2020, जी, जी। 28th ऑफ सितंबर 2020 को इनको प्रेसिडेंशियल एसेट मिला। जी, जी, जी। अब इसके अंदर जो जो लॉज है, लेबर लॉज है, ये मैं आपको पढ़ता हूँ। जी। ये लगभग 9 लेबर लॉज है, 9। अच्छा। इसका एक कोड ऑन समरी सोशल अगर हाँ। लेबर कोड ऑन सोशल, मैं एक-एक करके जरा आपको अच्छा, अच्छा। अवगत कराता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले है द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसेलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1950। आपने सुना होगा, इन शॉर्ट आपके ईपीएफ एक्ट, ईपीएफ का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल, एम्प्लॉइज बिल्कुल। प्रोविडेंट फंड। ऐसे लगता नहीं है देश में ऐसे कोई है जो ईपीएफ का नाम नहीं सुना। मेरे ख्याल है नहीं। लगभग इवन मेरे ख्याल है इवन वेरी यंग पर्सन आल्सो नोज ईपीएफ का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईपीएफ में आई वाज एन ऑफिसर इन ईपीएफ। अच्छा। मैंने लगभग 2 साल एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में आई वाज द चीफ फाइनेंस ऑफिसर एंड the financial advisor and chief accounts officer. Sorry, I was not a chief or finance officer. I was financial advisor and the chief accounts officer. अच्छा, ये अच्छा। ईपीएफ को 2 साल मैंने ये किया। पर थोड़ा रेगुलर चार्ज तो नहीं था, इट वाज एडिशनल चार्ज। मैंने अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में था, एक्ट एक्सपेंडिचर, तो उसके साथ ये ड्यूटी में मुझे दिया गया। तो 2 साल मैंने ये देश में बहुत, विदेश में भी गया, देश में भी गया, प्रांत उनका जो ऑफिसेस होती है उस टाइम में मैंने काफी भ्रमण भी किया। अमूमन हाँ। एंड आई हैव सीन दैट बिकॉज़ मैं आपको प्रॉमिस किया था जो सब्जेक्ट हम डिस्कस किया करेंगे, ये सारे मैंने कहीं न कहीं हाँ। अपने प्रोफेशनल लाइफ में जोड़ा था। जी, जी, तो जी। इसीलिए मैंने ये जो चयन किया, ये जो सब्जेक्ट जो चयन किया, बिकॉज़ ऑफ दैट। सो बिल्कुल। दैट आई कैन से मैं रूबरू करा सकता हूँ जो मेरा आपके एक्सपीरियंस के बाद सारे इस एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ मैं जो जो एस्पायरेंट्स को मैं रूबरू करा सकता हूँ, सो दैट दे कैन राइट इट बेटर, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये लेबर लॉज जो है ये सिर्फ किताब में पढ़ने लायक नहीं है। इस लेबर लॉज लेबर क्लास फ्यूचर एस्पिरेशंस आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस लेबर बिल्कुल, लॉज। बिल्कुल। इसलिए ये एक अस्मिता, जिसको लेबर की अस्मिता जो है इसमें झलक मिलेगा, इसमें ये समझ पाएंगे जो एस्पायरेंट्स। हुँ। इसलिए मैंने ऐसी एक सब्जेक्ट ऐसी चुना चुना। ये मेरा अब उसका लेबर मैंने क्यों चुना, बिकॉज़ मैं लेबर में काम किया, उसमें मैं आपको रूबरू करा सकता हूँ, शेयर करा सकता हूँ जो किया मेरा। तो मैंने सबसे पहले ये देखा जे ये जो इसी जो प्रोविडेंट फंड जो है, आपको मालूम है ये कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड था, अभी भी है। आपको कुछ पोर्शन 10% और 12% अभी है, आपको सैलरी से काटा जाता है और सेम अमाउंट ये एम्प्लॉयर की तरफ से भी दिया जाता है। एक हुँ। फंड में रखा जाता है जो आपने हुँ।
हर एक ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन में हर एक का अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स में वो डिपॉजिट। अब एक प्रश्न ये होता है, ये तो सिंपल सा मसला है, पर प्रश्न ये होता है जब पहले होता था, जे जब कोई एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं एक्चुअली, जो इसको हर एक को एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट जो चेंज करते वर्ड है, ये फलाना एस्टैब्लिशमेंट से फलाना में ट्रांसफर हो गया, जॉब छोड़ दिया, दूसरे जॉब लिया। तो उनका जो अकाउंट नंबर है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर, वो सेम नंबर, द नंबर इज नॉट चेंज। इसको आप ट्रांसफर कराना पड़ेगा। अच्छा। तो आपको पहले होता था ट्रांसफर, देन एक प्रावधान बीच में था जो कहता आप इसको बंद करिए, इसको आपने आपका जो अमाउंट है उसको ले लीजिए, नया अकाउंट खोलिए। तो अब देन इट केम नया अकाउंट तो देखो, देश में ऐसे लेबर लाखों लाखों लेबर ऐसे एक जॉब छोड़ते, एक जॉब दूसरे जॉब लेते, तो ऐसे इस बार कितना बार बंद करेंगे, कितना बार खोलेंगे? तो इससे बेटर है जो सेम अकाउंट इज ट्रांसफर। तो अब ये प्री इंटरनेट जमाना में कौन से हार्ट जॉब, अच्छा मान लीजिए आपने आपका कैलकाटा में आपने जॉब कर रहे हैं कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई फैक्ट्री में, आप उसको छोड़ के बंद करके आप जा रहे हैं चेन्नई में। अब देन मान लीजिए फ्री जब इंटरनेट नहीं था, तब उसको मैन्युअली बंद कराइए, उसमें जो अमाउंट है आपके आपने उसको ड्रॉ करिए, और उसके बाद आपने नया जाइए चेन्नई में, उधर फिर कराइए। तब वो जो चेन्नई वाला जो ऑफिस है वो उसको मालूम ही नहीं है जो आपने उनके पास जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, पत्र लिखेंगे, चिट्ठी पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये बहुत सारे टेक्निकल लॉजिस्टिकल इश्यूज था। क्योंकि वो आपने बोलेगा जो ये अमाउंट है, ये अमाउंट, ये कितना अमाउंट का कितना क्या, मान लीजिए उसने पेमेंट नहीं किया, कहता नहीं ये हमने उसको ट्रांसफर बाय डीडी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उसको अपने न्यू ऑफिस जो अकाउंट खोलेंगे भेज देंगे। अब वो जो ये चिट्ठी कभी पहुंचे नहीं पहुंचे, डिमांड ड्राफ्ट पहुंचे नहीं पहुंचे, मतलब बहुत वेरियस इश्यूज। तो प्री इंटरनेट जमाना में इट वाज, एंड सिर्फ एक केस नहीं है, लैक्स ऑफ केसेस, मे बी करोड़, फ्यू करोड़ ऑफ केसेस। तो अब इनके जो रीजनल ऑफिसर्स थे, दे वर नॉट रियली equipped to handle that amount of pressure on their working or their inquiry, और कई कई केस में then there will be kind of some not very straight kind of a thing, there will be some, because it's a question of money, like a bank, the bank transfer like। बिल्कुल। तो then in fact we started thinking that ये ऐसे तो possibility नहीं है, ऐसे can be गैलोर्स ऑफ कंप्लेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स। मेरा साहब ये पैसा इतना था, मेरा था 35,850, मुझे तो एक्चुअली जो मुझे क्रेडिट किया गया है ये 17,802, ये तो 20,000 रुपया बीच में खा गया करीब। आई डोंट नो, somebody has some misunderstanding होगा, some some criminal activity or something, मतलब complaints, people are losing money, and it was a Herculean job to reconcile. The reconciliation used to be taken months, and then imagine this amount is there thousands of crores. The amount involved is not just 50. In fact, I can share with you. I still remember the balance sheet. मेरा जो balance sheet में present करता था before the EPF board governing body, तो decide करते how much interest it will pay। आपने देखा हर एक पेपर में निकलता है EPF has decided so much interest on their this 8%, 8.5, बहुत इसमें बहुत कशमकश चलती है। उसमें I remember I presented because the board 3 years I presented my balance sheet and budget for this board of governors here, and I remember I had a those days, काफी पुरानी बात है, I had a suspense account of 450 crores। suspense account का मतलब क्या है? suspense account मतलब है जिनका कोई माँ बाप, ये पैसा का कोई माँ बाप नहीं है, we don't know who the owner is, so the people have not claimed it, or they have passed away, or there is nobody, no worries to take them. So 450 rupees, there's people's crores, 450 crores of rupees those days। आज के जमाने में जो probably 45 450 could be bigger 4,500 crores or 5,000 crores। आज की जो आपने प्राइसिंग देखी है,
तो अब वो they were all people's money which got lost. So then and we are earning interest. They was very happy because they were earning interest on that, but it was बिल्कुल people's money. बिल्कुल So we started thinking that kya kare, it is not the way to serve people's interest. So then the question came about how to digitize the entire transactions. All the accounts will be digitized and then it will be linked. हम्म Whether you open an account in Chennai or in Bangalore or this thing, you have got a one digital account which it can be in networking or it, wherever you go, it will be automatically transferred. Click of a button, it will be transferred. Nowadays, of course, these problems we started. I did that when I joined, it was already started. Then I just kept on pushing that because and push करके by the time I left, of course, because by and large it was complete and those sort of complaints जो था that they reduced to a very large extent and people are not really being there are a lot of they, I mean there are also poor people. They are the employees, so they are under EPF, they are not very rich people. They are being mostly the pyramidal जो structure their base was very high, lakhs and lakhs of workers. So those are the things which could my satisfaction that I could do something about digitizing that and make it a regular kind of thing. Complaints were kind of tackled. So that is the EPF Act. Then next is the Employee State Insurance Act. Now after EPF, every worker gets a medical benefit. Once you got a state insurance, उन लोग का hospitals होती है, they इन लोग का clinics होती है, even दिल्ली में भी है, जयपुर में हमें तो जहाँ भी आप रहते हैं, all they get the benefit because some of the time they are the only hospitals medical facilities a worker has got. Because the regular जो hospitals होती है, government hospitals होती है, they are not really very accessible to them. So these are the and that some of them are very good hospitals. Because I was also part of that structure. मैं उनका board में भी काफी दिन IAS का board में रहा. So we also pushed for the medical. Basically, it's a medical facility. मैंने भी विजिट किया है एक हॉस्पिटल नोएडा में, मैंने एक विजिट किया है, बहुत बढ़िया शानदार और सुपर बिल्कुल स्पेशलिटी हॉस्पिटल हाँ और बिल्कुल कोई खर्चा सुपर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बन रहा था उस टाइम में जी बन गया है जी इट इज वन ऑफ द इट इज मच बेटर देन मेनी प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल ये जो हॉस्पिटल द फैसिलिटीज है द ऑपरेशन थिएटर फैसिलिटीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट द वन बेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी तो बनना था देन I was given I stayed and then the medical superintendent showed me around so it was one of the very good for the working class. Then the Payment of Gratuity Act 1972 का है. Then Maternity Benefit Act. After maternity benefit is when you are pregnant, the female workers. Then the Employees Compensation Act. Compensation means suppose you get injured or you get invalidated during working, then you have to get compensation. That is an act also. Compensation Act 1923 ये पुरानी है, pre-colonial days का है. In the Employment Exchanges Compulsory Notification of Vacancy Act. Now, आपको शायद मालूम होगा कि आप जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम पहले तो बहुत होता था, आजकल इतना नाम सुनाई तो सारे जगह में बड़े-बड़े शहर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है. उसमें कोई वैकेंसी हो आपको दर्ज कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एंड वहां से आपको लेटर भी आता है जी आपने अपनी डेटा इंटरव्यू मिला हुआ जो भी मिला तो एनी वैकेंसी यू हैव टू नोटिफाई द एम्प्लॉयमेंट विदाउट नोटिफाइंग द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आप उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते. ग्रेजुएशन में सर हमने कराया था जब कराया था जब मैं तो ये बिल्कुल एक छोटा सा जो कार्ड होता था एक कार्ड भी होता था कार्ड देते थे वो उसमें लिखा रहता था होता था उस पे लिखा होता था कभी रजिस्ट्रेशन है फिर बीच में वो लोग आपको इन्फॉर्म भी करते हैं आपको इंटरव्यू मिला वीजा क्या अपीयरिंग इंटरव्यू लेटर आता था तो ये दिस इज एन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज 1959 सीनियर वर्कर्स वेलफेयर सिनेमा वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया गया है सरकार की तरफ से तो दे आर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर सिनेमा के लिए है. देन दी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन में जैसे कहा दे आर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर उनके कोई नहीं है कोई सेफ्टी नेट कुछ नहीं है फाइनेंशियल सेफ्टी नेट उनके लिए सेस
जो बिल्डिंग कंट्रक्टर होते हैं इनको सेस फंड में उसको हर महीना देना पड़ता है, तो उसमें से सेस फंड होते हैं। सेस फंड के तरीके से उन लोगों के लिए स्कूल्स वगैरह, अच्छा, 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 अच्छा। क्लिनिक्स वगैरह हुँ, सरकारी तरफ से लेबर मिनिस्ट्री जो कंसर्न, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट उनकी तरफ से बनाया जाता है ओनली फॉर बिल्डिंग वर्कर्स। हुँ, तो हाई राइज बिल्डिंग्स जो जो खास करके वीमेन जो होता है, वेरी पिटिएबल कंडीशन। आप कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपने देखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट pitiable workers I have ever seen in my life, the building बिल्कुल। construction workers, especially the women with small children. हुँ, You might have also come across the small children लेके जो वर्कर्स जो है खास करके राजस्थान, बिहार, गुजरात, ये सब बिल्कुल, जगह से आते हैं, बिल्कुल। and they are mostly they are very very poorly paid and हुँ, very nutritionally very deficient. The women especially. The children are very mostly very nutritionally deficient, so they बिल्कुल। are very welfare act. हुँ, Then the unorganized workers, social, and now all these are basically for the organized labor. That's a factory में काम करती, there are so many, so they get a lot of pay. But what about workers working in the unorganized sector? तो कोई hire and fire system, तो हुँ, कोई even दर्ज भी नहीं होता की जगह। हुँ। तो ऐसे देश में it is said that there are around 80% unorganized labor. ओह! The main समस्या है unorganized labor. हुँ, ऑर्गेनाइज सेक्शन में बड़े-बड़े फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनकी सारी सिक्योरिटी होती है, वेजेस मिलती है, पे मिलती है, जी, रेस्ट मिलती है, सब कुछ मिलती है, बेनिफिट्स मिलती है। बट द अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, दे आर एक्चुअली द रियल प्रॉब्लम ऑफ द लेबर क्लास, द अनऑर्गेनाइज्ड। तो इनका एक एक्ट भी है, अनऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी 2008 को, बहुत 2008 को ये तो 9 acts are there social security related. हुँ, They have been compiled in the code on social security. ये बिल्कुल। 2020 को पारित। अब घर के सामने मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वो अनऑर्गनाइज़्ड हो जाएँगे। लेबर आते हैं और हम मेरे घर के मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से 2-3 चौराहा छोड़ के रोज़ सुबह इकट्ठा होते हैं लेबर। वो भीड़ लग जाती है, बस इंतज़ार करते हैं कोई आए हमको ले जाए और बेचारे अगर कोई नहीं आया तो भैया घर लौट जाते हैं ऐसे ही। तो बीपीएल जो फैमिली हैं वो बेसिकली यही तो हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन में यही लोग रह रहे हैं और बहुत कुछ झेल रहे हैं। सर, थोड़ा-सा कैज़ुअल्टी के बारे में थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए, कि जैसे मान लीजिए कि कोई लेबर है, अगर वो कैज़ुअल्टी हो जाती है उसके साथ, तो उसको मतलब कितना पेमेंट उसको दिया जाता है? ऑर्गनाइज़्ड है तब और अगर अनऑर्गनाइज़्ड है तब? और एक इसके साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा प्रश्न भी है, जैसे बनारस में अभी एक बड़ी घटना घटी थी कि पुल टूट गया था और उसके नीचे आके कुछ लोगों की मतलब जो आम आदमी थे उन बेचारे नहीं रहे। ऐसे केसेस को कैसे डील किया जाता है? तो पहले तो सर इसका थोड़ा-सा अगर आप लेबर के बारे में बताएँ? जी। लेबर में एक तो होती है इनकी जो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। मान लीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज की फैक्ट्री, ऑर्गेनाइज मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर, सुनियंत्रित है, जैसे मान पब्लिक लीजिए कोई सेक्टर? पब्लिक सेक्टर प्राइवेट भी हो सकता है। प्राइवेट मान लीजिए अच्छा, कुछ अच्छा। मारुति उद्योग, हाँ, 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 मान लीजिए कुछ हाँ। कुछ फिलिप्स का कंपनी हो, जी, जी। कुछ ऐसे जी, जी। बड़े कंपनी वगैरह। ऑर्गेनाइज ओनली बड़े कंपनी जो कंपनीज होते हैं, एलआईसी टाइप फैक्ट्रीज हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ। हुँ, फ्लेक्सिबल जो कुछ ऑर्गेनाइज प्राइवेट है, पब्लिक जो भी। तो उसमें उन लोगों का अपना ये कॉम्पेंसेशन, उनका ये होता है, एक उनका पैकेज होता है, दैट इन द कॉन्ट्रैक्ट में इन लोगों का होता है, जैसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि इन केस ऑफ डेथ और डेबिलिटेशन देन ही विल बी पेड सो मच, ये पूरा उनका ये दिया, उनके पूरी कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है। सेकेंडली उन लोगों को ग्रेचुइटी का प्रावधान है। तो अगर मान लीजिए ग्रेचुइटी उनकी पूरी पेमेंट, अगर पूरी सर्विस नहीं भी हुआ है, कि पूरा ग्रेचुइटी पेमेंट हो जाएगी, दे नॉर्मली विल नॉट कट एनी अमाउंट ऑफ द ग्रेचुइटी, एंड देन आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस भी दिया जाता है। मान लीजिए फॉर देयर सम ऑफ द केसेस ऐसे होता है, दे हैव नो मनी इवन टू डू द क्रियाकर्म के लिए, हुँ, हुँ। बिल्कुल, 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 even the last times. So बिल्कुल। they have been, company has a very liberal policy. They will pay give any whatever the amount required. They will be paying the company's welfare officers. Okay, every office.
वेलफेयर इंस्पेक्टरेट होते हैं, तो दे विल गो एंड दे विल टेक ओवर एवरीथिंग, दे विल पे फॉर एवरीथिंग। तो तो शायद मैंने ये सुना है एंड 1500 रुपए इन करीब मेनी, देते हैं। हाँ जी, एंड इन मेनी केसेस मैंने देखा जो लिबरलाइज कंपनीज होती है, दे आल्सो ट्राई टू adjust one of the dependents to be not in the same position but in a similar or a lower position। सिमिलर भी नहीं होता है, वेरी लोअर पोजीशन में उनका जो विधवा होती है, बच्चे होते हैं, प्रोवाइडेड देयर कैपेबल अभी एजुकेशन सही है, उस टाइप की इन लोगों जो जो एस्टेब्लिश कंपनीज होते हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यार इनकी पूरी क्या रखा जाए। बात रही ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसे हादसा हो जाता। अच्छा, सेकेंडली मैं ये कहूंगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और मान लीजिए कुछ डेथ नहीं हुआ बट डेबिलिटेशन हो गया, मान लीजिए कुछ सीरियस इस टाइप की कुछ 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 ये क्या कहते हैं डिजीज हो गया सीरियस, तो हॉस्पिटलाइजेशन खर्च और जो भी होता है वो नॉर्मली ऑर्गेनाइज सेक्टर बेयर करता है। So so that way they look after, except some about maybe one or two exceptions, but by and large organized sector का ये सिस्टम। बात रही अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मान लीजिए कल होता है कि हाई राइज बिल्डिंग बन रहा है, जी जी ना जी उसमें जो स्कैफोल्डिंग होता है उसमें मान लीजिए मजदूर ऊपर से स्कैफोल्डिंग से गिर, जी तो हाई राइज से गिर गया तो डेथ इज इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल 10 पे 10th फ्लोर में 12th फ्लोर पे उठाया और हाइट से गिर गया स्कैफोल्डिंग से, तो देयर इज नो चांस। बिल्कुल तो इन दैट केस द कॉन्ट्रैक्टर इज द ऑक्यूपायर। अगर मेरे पास है और भी मैंने इकट्ठा करके उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है। बाय लाज मैं एक मोटा मोटी कह सकता हूँ कॉन्ट्रैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज क्रिमिनल केस अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। तो ऑक्यूपायर कहते हैं, ऑक्यूपायर की डेफिनेशन ऑक्यूपायर जो है, एक फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर है उसको ऑक्यूपायर कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर में जो कॉन्ट्रैक्टर का जो मेन मैनेजर में कॉन्ट्रैक्टर तो हमेशा ये होता रहता है, पर उसका जो मेन मैनेजर रहता है, जो इंचार्ज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके ऑक्यूपायर है। बट इवन कॉन्ट्रैक्टर आल्सो समटाइम्स दे आर, in most of the cases they are also held responsible। एक एग्जांपल मैं छोटा सा आपको इसके बारे में देना चाहता जी हूँ। जी जी उपहार ट्रेजेडी केस, जी I think everybody remembers, many of us remembers Upahar tragedy case। वो टॉकीज थी। The younger generation talkie. Upahar was a talkie which was screening a very famous film those days, and then there was a fire in the basement, जी जी which was because of the negligence जी of the management, जी जी and the cinema hall was closed from inside or outside. Sorry, outside. From outside, all the doors were locked from outside. So the people who were trapped inside when the fumes came, fire fumes, they could have no chance to escape. So they were all trapped inside, and many boys and कैजुअलिटीज। girls, young children, they died. It was a very tragic case history in the history of India. बिल्कुल So now what happened after that? Because it was considered by the court that the occupier was a manager. Now he was caught. The manager was caught and he was jailed. But the owner of Upa Talkies was the Ansal brother, the famous हाँ contractor Ansals. अंसल Ansals हाँ was a very famous बिल्कुल Ansal. बिल्कुल Ansal was a very famous promoter and developer in the country. Even now, perhaps they are Ansal brothers. There are two brothers. They were jailed. Now they still are in jail because one of them is very old, so they have been let out, but the other is still in jail. So they have served for almost 10-15 years in jail. So the courts have taken a view that yes, the responsibility does not end with the man on the at the spot, that is the manager who was there at the spot, but actually the responsibility is also with the management, the main owner, because he was negligent in taking precautions, and the precautions which could have been taken. बिल्कुल I cannot say I have got so many industries under me, so many units under me. I don't have time to go inspect each unit. I have got a Betandar server mein rakha hai. It is his job. That did not work. Or it went to Supreme Court. Ultimate responsibility, the responsibility is with you.
So that is the principle on which they were. So now it was an organized thing. So unorganized sector, the state away responsibilities on the contractor, he will be jailed, of course. As far as the civil side is concerned, compensation. Compensation, obviously, there is no contract because normal केस में ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है. आपने भी देखा लेबर मार्केट में लोग खड़े रहते हैं, some contractor, some ठेकेदार will come and say कि pick up 1 2 3 4, yes yes आप आ जाओ, the rest of them will go home. So they are in fact totally dependent on those ठेकेदार्स, the contractors. So they have no right. They can't even insist on their rights because they said that आपको अगर बहुत ये right चाहिए तो आपको तब, and they depend on their daily wage. So every day they will earn and then they will perhaps spend on that the daily necessities of life. So that is why the main problem happens in unorganized labor. The organized labor has all the coverage, the facilities. They will be given employees provident fund, whatever money that ESIC, their dependents will not be deprived of the ESIC. So all these things will be taken care of. But the unorganized labor, which is 80% of the, even more than 80% of the workforce in India, they suffer and they have no regular, they cannot say, yes, this is my share, you give me so much, 1 lakh, 2 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, nothing. It depends on the contractor, during the court, now, who has got time. See, once it fades from the newspaper or from the television channels, then the people forget. They have no, the unorganized labor, he has no, his wife or his child don't have financial muscle to navigate this case through various courts, the labor courts, maybe the higher courts. So that is where the problem still lies. And I'll say that the problem still lies with the unorganized sector. जी सर, अच्छा सर एक बात चलते-चलते मेरे मन में आ गई कि जैसे आप बहुत क्लोज़ली जुड़े हुए हैं, मतलब आपने वर्क भी किया हुआ है। तो अगर हम 2022 में हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2022 में लेबर्स के बारे में। तो अगर आपका कोई बड़ा कोई सजेशन हो कि इस चीज़ के होने से लेबर्स जो हैं उनकी जो सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसे अपलिफ्ट किया जा सकता है। तो अगर आपका कोई पर्सनल सजेशन जिसे बच्चे मान लीजिए लिख भी सकें पेपर में, तो अगर चलते-चलते आप अगर ये एक पॉइंट आउट करें तो बड़ा अच्छा रहे। Number 1, जी। first and foremost, जी, जी। government should concentrate. Now time has come, government should concentrate only on unorganized labor. अच्छा। Unorganized labor is because they have no negotiating power. Now, आपका time नहीं है, I would have gone to the code and industrial relations where all provisions are there for negotiation. The grievance redressal mechanism, GMC is there. Then negotiating council, negotiating body, trade unions, the trade union act, everything is there. You can negotiate your wages, you can negotiate all the facilities, all the contractual obligations, you can do everything. But what about unorganized labor? Who will do that for them? Because the labor code जो है CGIT, Central Government Industrial Tribunal state में भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होती है, लेबर कमिश्नर्स होते हैं, कमिश्नरेट होते हैं, स्टेट में होते हैं, सेंटर में भी होते हैं. There are all plethora of mechanism there, but none of them will be able to kind of for unorganized. No, unorganized labor, why they are so helpless? So now unorganized labor is helpless because there is no union. There is no representative body to really negotiate with them, negotiate with the management. So that is the main drawback of the unorganized labor. उनका कोई फादर नहीं है। उनका कोई फादर नहीं है, फादर ग्रैंडफादर कोई भी नहीं है, मदर ग्रैंडमदर कोई भी नहीं है, फादर तो नहीं है, मदर भी नहीं है, कोई भी नहीं है, क्यों? वो अनाथ बच्चों है, they are like orphans. बिल्कुल। They are orphans. So first and foremost, government must now संगठित करे the unorganized labor. Now how to do it? Now it is very easy to say. I say कि how to do it because most of the unorganized labor is skilled नहीं है, they are unskilled or semi-skilled.
मोस्ट ऑफ द आपका लेबर मार्केट जैसे आप कह रहे थे, आपके जयपुर में जो है, तो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर मार्केट है, उसमें आप ये पूछिएगा, देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम हैव वेरी स्पेसिफिक स्किल, हाँ, दे ये आर नो बिल्कुल, बिल्कुल। आई कारपेंटरी, एग्री, बिल्कुल। कारपेंटरी बा मेसन, हुँ। राजमिस्त्री बा मेसन नहीं है, दे आर जस्ट हैंडीमैन, सब वो कुछ गड्ढा इतना खोदने हेवी वाले हैं सब, सब गड्ढा खोदने वाले गड्ढा खोदने वाले बा हैं। कुछ ईंटा हेवी बस्ता इधर से ईंट वगैरह यहाँ से वहाँ इधर रख से दी। इधर ले जाए, इधर हाँ, से उधर रख दिया, गड्ढा हुँ, खोद दिया, मेरा अनस्किल्ड लेबर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अनस्किल्ड लेबर, तो इसलिए इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज देम इनटू स्पेसिफिक काइंड ऑफ ए संगठन। बिल्कुल। तो बट सो ये जो negotiating, basically the unorganized level must have negotiating skill and power. They must have not giving them right and act. Unorganized level should have right to negotiate, but negotiate with whom? हुँ, They have no हुँ, job. हुँ, They हुँ, have no whom. हुँ, किसके साथ negotiate करेंगे? Because they बिल्कुल। have the कोई job हो तभी तो negotiate। तो हुँ, मेन ये है that now time has come very, this is the, I mean, government of course, as you know, that they have a scheme called कौशल अच्छा, अच्छा। एक हाँ, कौशल विकास कार्यक्रम। कौशल विकास कार्यक्रम। हुँ, So हुँ। under that कौशल विकास कार्यक्रम, under हाँ, स्किल Make डेवलपमेंट in प्रोग्राम। India हुँ, 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 skill हुँ। development program, under they have skilling जी, जी। program, upskilling of these unorganized labor is the most important thing हुँ, government can ever do. बिल्कुल, बिल्कुल। And these, although there is skill ministry, there is an upskilling ministry there, but I don't see them, they are being able to reach from cities to city, even village areas, because the skilling, though skilling in various marketable skills, basically marketable skills has not penetrated, has not been effective so far. So now some strategy has to be devised by government, maybe at the, maybe not only government but all the state governments. Maybe they can be part of the central government in the various. There could be another national mission on labor हुँ, commission. जैसे आपने कहा second labor commission के हुँ, हिसाब से कोड बने. Now हुँ, let there be a third labor commission to हुँ, only on this point of हुँ, unorganized labor, हुँ, how to deal with unorganized labor, increase their negotiating power, हुँ, increase their marketability. Now they will get jobs, kind of regular jobs or safe jobs, which not subjected to fluctuations and higher and higher. Maybe आज है कल नहीं है. This sort of uncertainty only when they are marketable. They have a demand for their skills. So once they don't have a demand for their skills, no industrialist or no factory owner will employ them, हुँ, because हुँ, they are not here for social security. You imagine it's a profit motive. People are in the हुँ, business of industry or business only to earn profit for themselves, for their बिल्कुल। families. If they have, so in that the labor has to help them earning profit. Now, if suppose those laborers are not really helping them in earning profits, they're simply like, so they will not employ them. So once you do not employ those laborers, these laborers कहाँ जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। Laborers have no, because they have the शहरीकरण इतनी तेजी हुँ, से हो रहा है, बिकॉज गांव में भी कुछ नहीं है. हुँ, गांव में एग्रीकल्चर इज नॉट हुँ, रेम्यूनरेटिव, नो लॉन्गर रेम्यूनरेटिव. तो इसलिए अब शहरीकरण जो हो रहा है इतनी तेजी से, इट इज सेड इन रिपोर्ट, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द रिपोर्ट, इन बाय 2050 इंडिया विल बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन शहर एंड गांव. बिल्कुल, बिल्कुल। Will be equally, and no longer that be now cows are more than child, but no longer. It is very rapidly. Some of the states already that on that road, some of the states are still not, but it is estimated by the year 2050, India still, it will be urbanized country, and हुँ, it will be almost equally divided between urban centers and rural centers. बिल्कुल, बिल्कुल, And that is one. And secondly, more important, India is a very fairly youthful country, fairly young country. बिल्कुल। India at this point of time, 2021, is estimated that the median age of people in India, average age, is only 26 years. हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। Average age is only 26 26 years. बिल्कुल, And बिल्कुल। even in the year, by the year 2050, the median age of the people of India will be only 38 years. बिल्कुल, 38 only. 38 हाँ, आपने Whereas बताया।
38, and Japan will be 52 by that time, and China will be 49. Because mostly old country, there will be graying population, whereas India will be still middle-aged. There will be still lot of youthful energy. So बिल्कुल, the youthful energy जो है इंडिया में अभी भी है, and they are without jobs, without skills. Now without jobs, why? Because they are without skills. बिल्कुल, So सबसे पहले I will say that negotiating power of these unorganized labor, people with no skill or semi-skill has to be augmented, has to be properly channelized, and they have to be skilled in marketable skills, marketable occupations. And then once you do that, then with the new Make in India projects and the new startups, they must be channelized into marketable occupations. Only when you have got ready-made market for the skills of these multitude, lakhs and lakhs of rural youth and semi-rural youth जो है छोटे छोटे शहरों से जो आ रहे पलायन कर रहे बड़े शहरों की तरफ, तब आप ये कर पाओगे. Only then this problem of unorganized labor will be mitigated to some extent. Will not be solved totally, but will be mitigated to be managed to a certain extent. But our young बच्चों जो है हमारे एस्पायरेंट जो लिखना चाहे, सबसे पहले they must say this is what India should be aiming for in the years to come, maybe the next 10 years, 15 years, 20 years. Because just concentrating on the organized labor is whatever has done, there are enough number of people to look after them, think about them. But there are people, but those efforts are not really there. Even at this time, even when we are speaking now, the unorganized labor is in a very, very left in a pitiable condition. Those conditions we cannot afford. The silent majority, they are actually the silent majority. They have no negotiating power. इसके बारे में आप सुनेंगे, पेपर में भी पढ़ेंगे. But they are unorganized. They are not organized. There is no union. There is no trade union. Who will look up? Who will talk with them? तो इन लोगों के लिए they have to be एक स्पेशल मुहिम होना चाहिए, स्पेशल कैंपेन. And this is the time when the pandemic strikes. We have seen in big cities the पलायन होती है. Mostly these are the people. These are the people who start running for their because they are tailoring to you. एक दिन 2 दिन वेट कर सकते हैं, maybe 7 दिन 10 दिन. After that, if they don't have wage, they can't survive in a big city. So they have to go. They'll go to their house in some village. And we have seen in those 2020, we have seen what a disastrous result we had. These consequences we had on television. So that is why the time has come. जब बच्चों को लिखना चाहिए, ये unorganized labor को समस्या हल करना चाहिए. There are various methods by which we can do that, but it may be the national mission. That could be done maybe the third labor mission, national labor mission, maybe national commission, national commission on labor may be constituted to deal with this. At least think about this. Start going towards first of all, think magnitude of the problem you must say, and then start going towards system. नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने. और कहीं न कहीं गवर्नमेंट इनिशिएट तो कर रही है. अब जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो हैं, अब लेकिन होता क्या है कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं डिपेंडेंसी दिखाती है एनजीओज़ के लिए. और मोस्ट ऑफ द एनजीओज़ जो हैं वो उतना मतलब बेहतर काम नहीं कर पाते हैं. तो गवर्नमेंट को ज़रूर इनिशिएट करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूशन बनाएँ और जिसकी एक चेन हो और नेशनल लेवल तक वो चेन जाए. तभी कुछ संभावना है अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के अपलिफ्टमेंट में कुछ बेहतर हो सकता है. पीपीपी प्रोग्राम के थ्रू भी इस पे काम किया जा सकता है. आप ही ने पढ़ाया था जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो आपने चैप्टर पढ़ाया था, तो उसमें अगर पीपीपी के थ्रू अगर इनके लिए कुछ सोचा जाए तो गवर्नमेंट को इनिशिएट तो करना ही होगा. सर, एक और बेहतरीन हेल्दी डिस्कशन आपके साथ रहा और बहुत सारे बेहतरीन पॉइंट निकल के सामने आए. और अगर बच्चे चाहें तो बड़ी आसानी से लेबर कोड या इससे संबंधित अपने प्रश्न को हल कर सकते हैं या निबंध में इसका बहुत अच्छा प्रयोग पैराग्राफ के रूप में कर सकते हैं अगर इससे रिलेटेड निबंध वो लिख रहे हैं.
तो बिल्कुल, जितना महत्वपूर्ण ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए था डिस्कशन, उतना ही महत्वपूर्ण ये लिसनर्स के लिए भी था, क्योंकि इससे एक समझ, सर को सुनने के बाद एक समझ विकसित हुई, एक विचारधारा विकसित हुई, और हमारे सामने जो लेबर दिखाई देते हैं, कम से कम अब हम समझ पाएँगे कि ये ऑर्गेनाइज़्ड हैं कि अनऑर्गेनाइज़्ड हैं। तो निश्चित तौर पे एक दृष्टि हमारी खुलती है। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतने महत्वपूर्ण विषयों को इतनी आसानी से समझाने के लिए। अनअकैडमी यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म हमेशा आपका ऋणी रहेगा। सर, चलते-चलते अगर आप कुछ बच्चों से कहना चाहें, तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसे मैंने रोज इस श्रृंखला में, इस सीरीज में, जैसे मैंने बच्चों को अपील की, एंड आज जो शायद डिस्कशन हुआ, ये शायद आपने नोट किया होगा। तो ये जो इशू है, इस पे काफी सारे पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पे चलते हैं, टेलीविजन में चर्चा कभी अवारनवार कभी कभी होता भी है। तो इसको आप थोड़ा गौर से सुने और रीड करें, पढ़े, और जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे स्टैटिस्टिक्स कुछ किया जाएगा, डाटा ट्रांसफर वाली परसेंट, सीएमआई एक संस्था है जिसमें इसमें सर्वे करते रहते हैं, एनएसएसओ सर्वे होते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे बिल्कुल, बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। जी, ये सब चीजें थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स आपको जहाँ मिले, इसलिए मैं कह रहा था कि जैसा हमने करते, जो हम अपीयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज में, उस टाइम हमने एक डायरी, अरे जैसे जनरल स्टडीज में उस टाइम में तो हमें 2 ही पेपर हुआ करते थे। जनरल स्टडीज में एक डायरी हमारी होती थी हुँ, हुँ। और बाकी सब्जेक्ट में होती थी। तो इस टाइप के 1 या 2 जो भी आपका कंफर्टेबल लगे, जीएस पेपर के हिसाब से रख सकते हैं। तो ऐसे छोटे-छोटे स्टैटिस्टिक्स वगैरह, पॉइंट्स वगैरह थोड़ी-थोड़ी नोट करते रहें। बिकॉज़ ये क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, उसके पहले ये सब चीज़ आपको मिलेगी नहीं, ये तो बड़े स्कैटर्ड है। तो उस टाइम में डायरी में हो, तो उस टाइम में रिवीजन के पर्सपेक्टिव में ये बात आपको काम में आएगा। तो और इसमें इसलिए जस्ट सुनिए, और उसको, क्योंकि आप सुनने के बाद कुछ टाइम आपके याद में रहेगा, मेमोरी में रहेगा, इट विल ऑल बी देयर इन योर मेमोरी फॉर सम टाइम, हुँ, बट आफ्टर सम टाइम, मे बी आफ्टर अ मंथ और सो, इट विल ऑल बी डिसअपियर। तो इसीलिए ह्यूमन मेमोरी हैज अ सर्टेन टाइम लिमिट फॉर रिटेंशन। तो इसलिए आपको वो, इसलिए मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, जे प्लीज मेंटेन ए डायरी एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है। जैसे ये चर्चा में काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आता है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं निबंध में, एसे में, डिफरेंट एसेज में, जो मेंस में जो अ, होता है, जो आंसर्स होते हैं, जैसे विदिन 500 वर्ड्स और हुँ, हुँ। विदिन 250 300 वर्ड्स, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप इस पे बड़े यूज कर सकते हैं। एंड इसमें आई कैन एश्योर यू, माय एक्सपीरियंस इन यूपीएससी, इफ यू write those crisp sentences with these details, point wise, हुँ, हुँ। बुलेट्स करके, पॉइंट वाइज लिखे, पैराग्राफ के हिसाब से, वर्ड लिमिट के अंदर लिखे, तो आई विल, because with experience I can say that you will definitely score much better than your competitor, because बिल्कुल, everybody else is your competitor. बिल्कुल, अब बिल्कुल। इस एग्जामिनेशन में कंपटीशन है, तो everybody else is your competitor. बिल्कुल, So बिल्कुल। that is why it is very essential when you write with statistics, with specific reasons लिखे। तो इसी, ये जो चर्चा में हम बात कर रहे थे, ये इसी दिशा में आपको बहुत मदद कर सकता है। आई होप यू हैव ऑलरेडी noted down, and you will keep on noting down these details in future also, as and when Unacademy or organize this sort of systematic, they are organizing this systematic these discussions, संवाद जो है बड़े systematic way में करता है, because of this objective in mind, so that you can benefit from them. It is just not for listening and forget, it बिल्कुल, is बिल्कुल। also retaining those details. तो यही बिल्कुल। मैं बच्चों को करना चाहता हूँ। हाँ, नहीं सही बात है सर। राइटिंग तो सभी करते हैं, स्मार्ट राइटिंग की ज़रूरत है, तभी नंबर बढ़िया मिलेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, और बच्चे आपके शब्दों को ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। और सर, यूपीएससी संवाद में आज के विषय को आज हम लोग को यहीं पे विराम देना होगा, और पर्याप्त हम लोगों ने बढ़िया मन भर के चर्चा कर ली है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और अब मेरी तरफ से तो मैं आज्ञा चाहूँगा सर। यूपीएससी संवाद, आज का प्रोग्राम यहीं पे समाप्त, और जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी।
और सर यूट्यूब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से आज की इस संध्या में आपसे सर थैंक यू, जय हिंद, फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय सर। जय हिंद डॉक्टर साहब, जय थैंक यू वेरी मच यूट्यूब चैनल को और अनअकैडमी और सारे बच्चों जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, सबको बड़े धन्यवाद। थैंक यू और गणतंत्र दिवस की बिल्कुल शुभकामना फिर मैं सबको ये सबको देता हूँ। बिल्कुल नमस्कार। वेलकम सर।